नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी का पाठ 19वां महाकवि कालिदास, इसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। इसके पहले दो पाठ हैं 17 और 18वां, ये दोनों पाठ अभ्यासक्रम में नहीं हैं। जो इसे हम इसका अभ्यास नहीं करते, इसके पहले हम वीडियो बनाते हैं 19वां पाठ महाकवि कालिदास, जिसके लेखक हैं श्री नरपत बारहट हड़वेचा। हड़वेचा उनका उपनाम है। तो सबसे पहले लेखक श्री नरपत बारहट का परिचय प्राप्त करते हैं। पाठ्य पुस्तक खोलिए। पाठ्य पुस्तक में है जो उन्होंने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। वह राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता रहे। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी रुचि काज लेखन में है। काज लेखन यानी धंधा रोजगार या कार्य कोई भी। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासों नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आप उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। तो यहाँ लेखक श्री बारहट ने 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित किया है और उनकी रचना है महापुरुषों की जीवनियाँ, जो सबसे श्रेष्ठ है वह प्रसिद्ध कृति है। इस कृति का संदेश है, किसी बच्चे को बुद्धू या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। जैसे महाकवि कालिदास हीरे की तरह चमक गए, उन्हें लोग आज भी याद करते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं लेखक महाकवि कालिदास का परिचय। पाठ्य पुस्तक निकालिए और पढ़िए, साथ में ध्यान रखिए। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती। ये प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारियां देने का प्रयास किया है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। अभिभावक मतलब बच्चों के पारिवारिक रक्षक यानी अभिभावक। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो कालिदास के बारे में ठोस जानकारी किसी को नहीं मिल रही है, लेकिन कालिदास ने जो अपनी कथाओं में, अपनी रचनाओं में जो कुछ लिखा है, इनके आधार पर दूसरे विद्वानों ने इनकी जानकारी हमें दी है। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है
और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। तो लेखक की जो रचना है मेघदूत, उनके इसके कारण ही हमें पता चलता है कि उनका जन्म स्थान उज्जैनी है। जो मेघदूत में कवि ने जो बातें बताई हैं, उनकी जो रचना है, उनकी श्रेष्ठता है, वहाँ उज्जैनी को दर्शनीय बताया है। तो इसी कारण लगता है कि उनका जन्म स्थान उज्जैनी रहा है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। यानी समझ लो कि जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए हैं, वह राज्य कितना समृद्ध होगा। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई है। यानी विक्रमादित्य के समय में राज्य तो समृद्ध था ही, लेकिन साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी ये राज्य बहुत समृद्ध था। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते। यानी विक्रमादित्य के राज्य में नवरत्न थे। इनमें सर्वश्रेष्ठ जो महाकवि कालिदास थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी यहाँ बताई गई है। तो कालिदास जो युवावस्था तक बुद्धू माने जाते थे, कहा गया है कि जिस डाली पर वह बैठते थे उसे ही काटते थे। अगर इससे पता चलता है कि वह कितने बुद्धू या कितने मूर्ख थे कि जिस डाली पर वह बैठते थे उसे ही काटते थे। लेकिन बाद में वह महाकवि बन गए। कैसे बने, ये आगे पढ़ते हैं हम। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम विद्योतमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके गुण, रूप और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। तो यहाँ शारदानंद नाम के राजा और उनकी पुत्री हैं विद्योतमा। और विद्योतमा बड़ी विद्वान थी, लेकिन उसे घमंड भी था अपने ज्ञान का। इसी कारण उसने घोषणा कर रखी थी कि शास्त्रार्थ में उसे जो हराएगा, उसे ही वह विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के बारे में, शास्त्र संबंधी चर्चा, उसे कहते हैं शास्त्रार्थ। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था कि वह हारते जाते थे और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। जब विद्वान इससे शास्त्रार्थ में हार जाते थे, तो उन्होंने ईर्ष्या के वजह से बदला लेने की उन्होंने सोच लिया। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। तो
जो विद्वान या पंडित विद्योत्तमा से हारते थे उन्हें अपना अपमान लगता था। तो अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सोच लिया कि इसका विवाह कोई मूर्ख से ही करवा दिया जाए। इसकी तलाश में सभी लग गए। संजोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था, यानी यही कालिदास। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। तो यहाँ जो विद्वान या पंडित अपने अपमान का बदला देने के लिए किसी की मूर्ख की तलाश कर रहे थे, इसमें कालिदास मिल गया जो निरक्षर था, लेकिन उसे लालच दिया गया कि कुमारी से उसका विवाह होगा, इसलिए वह बड़ा खुश हो रहा था। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। तो विद्वानों ने अपमान का बदला लेने के लिए ये निरक्षर को एक मूर्ख को चुन लिया और उसे बताया कि वह उनके गुरु हैं, मौन व्रत धारण किया है, इसलिए वह संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 हैं। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो यहाँ दोनों का शास्त्रार्थ हो रहा था संकेतों से। सबसे पहले विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है, लेकिन ये मूर्ख तो समझ बैठा था कि मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने 2 उंगलियां दिखाई और वह कहना चाहता था कि वह एक नहीं लेकिन उसकी 2 आंखें फोड़ डालेगा। लेकिन यहाँ विद्वान है, उन्होंने समझाया कि ईश्वर और जीव 2 है। इसी तरह इन दोनों का शास्त्रार्थ होता रहा। आगे राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाई और बताया कि 5 तत्वों का इस संसार में 5 तत्व है, लेकिन मूर्ख तो समझ बैठा कि वह इसके मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। तो मुट्ठी बांधकर ये मूर्ख ने गुस्से से जवाब देने का संकेत किया, लेकिन विद्वानों ने बताया कि उनके गुरुजी का कहना है 5 तत्वों से मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। बाद में एक दिन की बात है,
एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उठ र। यकायक ने अचानक ही, सहसा। उसको बोलते सुनकर विद्युतमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास की सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि कालिदास का नाम कैसे कालिदास पड़ा है। यानी उसने महाकाली की उपासना की थी और उनकी कृपा से, माँ काली के कृपा से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ और उन्होंने बहुत जल्द ही बहुत सारी विद्याओं प्राप्त की। इसी कारण उनका नाम है कालिदास। तो वह राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर फिर से विद्युतमा के पास लौटे। यानी बहुत सारी विद्या में वह राजनीतिज्ञ बन गए, धर्मशास्त्री बन गए और बड़े साहित्यकार भी बन गए। बाद में वह विद्युतमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युतमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्युतमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो उनके लिए द्वार बंद ही रहे थे। कालिदास को, विद्युतमा को ख्याल आ गया कि उसका पति बड़ा मूर्ख है, इसलिए उन्होंने अपने महल में प्रवेश करने से रोक लगा दी। तभी कालिदास महल से निकलकर महाकाली की उपासना करने लगे और विद्या प्राप्ति की और विद्या प्राप्त करके वह लौटे। तब उन्होंने आकर कहा, अनावृत कपाट द्वार देहि, यानी द्वार खोलो। तभी उनकी पत्नी विद्युतमा ने पूछा, कश्चित अस्ति कश्चित વાઘ વિશેષ। અત્યારે આ વાઘ વિશેષ કોણ છે? જે એમણે સંસ્કૃતમાં બોલેલા, જેને કારણે એમને વાઘ વિશેષ, વાણીની જે વિશેષતાનો ઉપયોગ કરે છે એ કોણ છે? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युतमा को सुनाई। विद्युतमा को जब उसने पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। यानी जब उन्हें पता चला कि महाकवि कालिदास बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी विश्वास के कारण उनके लिए द्वार खोल दिया गया और बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी इसके आधार से हम कह सकते हैं कि कालिदास की रचनाएं कैसी थी, जिसमें अपनापन लगता था।
महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उन्होंने जो रचनाएं की है वह 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतु तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यानी ऋतुसंहार कालिदास की उत्तम रचना है, जिसमें ऋतु तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। यानी मालविकाग्निमित्र है। इसमें मालविका और अग्निमित्र दोनों की प्रेम कथा मौजूद है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक हैं तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया। यानी विक्रमोर्वशीय, इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। कुमार संभव काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। यानी कुमार संभव ये महाकाव्य है। इसमें भी शिव पार्वती और कार्तिकेय के जन्म के बारे में तथा तारकासुर के वध तक की कथा इसमें है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। मेघदूत यानी मेघ को अपना दूत बनाकर महाकवि ने भेजा है और इसमें संदेश है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मतलब कि रघुवंश की रचना करते हुए कवि कालिदास सोच रहे हैं कि ये सूर्य वंश से उत्पन्न हुआ एक वंश है और मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। रघुवंश में यानी रघु से लेकर राजा दिलीप से लेकर सूर्यवंश में दिलीप उत्पन्न हुए और उससे लेकर उनके उत्तराधिकारियों कुश तक की कथा इसमें मौजूद है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्तम ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। यानी उनकी रचनाओं द्वारा महाकवि कालिदास की बुद्धिमत्ता निखर उठी है और इससे हमें पता चलता है कि कवि कालिदास जो नवरत्नों में श्रेष्ठ थे। तो अब ये पाठ आपको फिर से पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है और स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से लिखने हैं। अस्तु।